Hello everyone, I am your friend, your teacher Lakshmi Bhardwaj. As we have completed the A part of the unit first, today we will start its B part named as System of Units. Before it, if you really like the matter and explanation, then please like the video. It would take your only 1 second, but it will provide me motivation to make more videos for you. So please press the like button, and if you are new on my channel, then subscribe my channel. So let us start. मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स क्या होती है? किसी चीज़ को मापना। ठीक है, जैसे एक बहुत सारे ज़िलों में बारिश हो जाती है, तो ये कैसे मेज़र करते हैं हम कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा बारिश हुई या किस ज़िले में सबसे कम बारिश हुई। उस चीज़ को मेज़र करते हैं कि इतनी बारिश हुई है। ठीक है, तो मेज़रमेंट की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब किसी चीज़ को हमें किसी चीज़ से कंपेयर करना हो, यानी एक तरह से मेजरमेंट क्या होती है? कंपैरिजन। अब इसकी ज़रूरत हमें अपनी डेली लाइफ में क्यों पड़ती है? ठीक है, और कहाँ कहाँ पड़ती है, तो देखते हैं। नीड फॉर मेजरमेंट। अब मेजरमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे कि किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी प्रोसेस की हमें एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देनी हो। ठीक है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी हो उसके बारे में। अब हमने पढ़ा था कि फिजिक्स क्या है, नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल फिनोमिना जैसे बारिश का ही हमने एग्जाम्पल लिया है। अब हमें ये बताना है कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा या किस ज़िले में सबसे कम बारिश हुई है। ठीक है, तो उस चीज़ को मेज़र करके ही तो बताएंगे ना। तो इसलिए उस चीज़ के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए या एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देने के लिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब एक टर्म है इसमें, हम मेज़र किस चीज़ को करते हैं? तो हम मेज़र करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल का मतलब मैंने बताया था क्या, जो ऑब्जर्वेबल भी हो और जो मेजरेबल भी हो, यानी जिसको हम देख पाएँ और उसको माप पाएँ। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? टू मेजर द थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो किसी का मास हो, किसी की लेंथ हो, ठीक है, किसी चीज़ का टेम्परेचर हो, तो उन चीज़ों को मेज़र करने के लिए हमें जिन क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है उनको क्या बोलते हैं? हम फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एक मान लो कोई भी एक बॉल है, हम छत से छोड़ देते हैं उसको, तो मोशन में है, यानी उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी। तो ये मापने के लिए कि उसकी कितनी वेलोसिटी है, हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले हम, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, मान लो ग्लो करता है, और कब ग्लो करता है? जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी पास होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और हमें इतना ही पता है कि हमारे बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो किस हिसाब से आता है? जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम की है उस हिसाब से। तो इसलिए मेजरमेंट की हमें आवश्यकता है ना, वरना तो फिर वो अपनी मर्जी से कितना भी बिल दे दें, इसलिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कोई बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करता है, कितनी एनर्जी, तो उसकी यूनिट है। ठीक है, यानी यूनिट के द्वारा हम मेज़र करते हैं कि किसी भी बल्ब ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। यूनिट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऐसे ही किसी को बुखार हो जाता है, ठीक है, अब तो वैसे भी कोरोना वायरस चला हुआ है, तो उसको मेज़र कैसे करते हैं? मतलब किसी उसका टेम्परेचर, किसी भी पर्सन का टेम्परेचर हम मेज़र करके ही तो पता लगाते हैं कि हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है। तो इसलिए मेज़रमेंट हमारी लाइफ में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम थर्मामीटर से मेज़र करते हैं, तो हर चीज़ को डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है मेज़र करने के लिए। तो ऐसे ही हम टेम्परेचर को थर्मामीटर वगैरह से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेजरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मेज़रमेंट होती क्यों है। ठीक है, मेज़रमेंट होती क्या है और मेज़रमेंट की हमें आवश्यकता क्यों होती है। अब मेजरिंग प्रोसेस, यानी हम मेज़र कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? टू मेज़र द थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं उनको मेज़र करने के लिए जिन क्वांटिटीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज़ की लंबाई मापनी है तो लेंथ हो गई। ठीक है, किसी भी चीज़ का मास मापना है तो मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब एक टर्म है यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या होती है? अब यूनिट होती है एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या? एक फिक्स लेवल होता है। जैसे एग्ज़ाम में
ये फिक्स कर रखा है ना कि 33% वाले पास होंगे, ठीक है, तो एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है। तो ऐसे ही यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड है, और इसका जो नेचर है, स्वभाव है, वो कैसा होना चाहिए, उस क्वांटिटी जैसा ही होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, मान लो हम लेंथ माप रहे हैं किसी भी रोड की, ठीक है, किसी भी दीवार की, लेकिन हम यूनिट कौन सी ले लें, मास की ले लें, तो नेचर सेम नहीं हुआ ना। तो जो स्टैंडर्ड है ना मेजरमेंट के लिए उस क्वांटिटी की, तो वो कैसा होना चाहिए, उस क्वांटिटी जैसा ही नेचर होना चाहिए, दैट इज यूनिट। अब मान लो एक लाइन है, ठीक है, ए बी, हमें इसकी लेंथ बतानी है कितनी है, और इसका जो एक स्टैंडर्ड है, जो मीटर रोड ले रखी है हमने, वो 1 मीटर की ले रखी है। अब ये जो कंप्लीट लाइन है ना, ये 3 मीटर रोड यूज़ करके इसकी कंप्लीट लेंथ बनती है। यानी टोटल अगर 1 मीटर रोड 1 मीटर की है और ये 3 मिल के इस कंप्लीट लेंथ को कंप्लीट करते हैं ए बी को, तो यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं 3 मीटर हो गई इसकी लेंथ, ठीक है। तो 3 मीटर, जो 3 है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो मीटर है वो क्या है, एक यूनिट है, या साइज ऑफ यूनिट भी बोल सकते हो आप। तो जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ क्या आ गई, L इज इक्वल टू 3 मीटर। तो जो L है वो क्वांटिटी है जिसको फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं हम, उसको Q से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू, और जो 3 मीटर, जो 3 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उसको हमने N से डिनोट किया, तो N। और U किसके लिए, ये यूनिट के लिए, जो हमने मीटर यूज किया है ना 3 मीटर, तो मीटर इज द साइज ऑफ यूनिट, ठीक है। तो ये ऐसे मेजरिंग प्रोसेस होती है। अब मान लो उस 3 मीटर की जगह 5 मीटर आ जाए, तो कोई फर्क पड़ेगा, यूनिट तो वही रहेगी ना मीटर। अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो यूनिट तो वही रहेगी, मीटर ही। तो इसलिए N1 U1 N2 U2, चाहे 5 मीटर हो, चाहे 8 मीटर हो, चाहे 10 मीटर हो, तो यानी ये चीज़ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब एक इसमें बात है क्या कि अगर U1 इज ग्रेटर देन U2 देन N1 इज लेस देन N2, इसका क्या मतलब है, देखो U क्या था, यूनिट ऑफ साइज ऑफ यूनिट था ना। अब क्या है इसमें, मान लो हमने एक कंप्लीट यूनिट ले ली, बिगर यूनिट ले ली। अब इसमें आपने देखा होगा क्या, 2 टाइप के बिस्किट आते हैं, एक तो क्रीम वाले मतलब डबल, ठीक है, और एक सिंगल जो हम पार्ले जी वगैरह खाते हैं। तो अब आप बताओ कि है ना, एक तो उसी साइज वही है पैकेट का, एक तो हम क्रीम वाले बिस्किट डालें उसमें, यानी डबल होते हैं तो कम आएंगे ना, और एक पार्ले जी डालें सिंगल होते हैं वो ज़्यादा आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बिगर यूनिट है, यानी जो पार्ले जी वाले बिस्किट हैं, वो कम संख्या में आएंगी उसमें, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं बिगर यूनिट इज कंटेंट स्मॉलर नंबर ऑफ टाइम्स। और ऐसे ही उसी पैकेट में हम पार्ले जी वाले डालेंगे, ठीक है, तो यानी उनकी जो विड्थ है वो कम है, स्मॉलर है ना, तो वो ज़्यादा बिस्किट आ जाएंगे। तो स्मॉलर यूनिट इज कंटेंट लार्जर नंबर ऑफ टाइम्स इन द क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज मास। नाउ वी डिस्कस अबाउट मास, ठीक है। मास क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मास। अब मास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है ना, जितना भी मैटर फील्ड है उसके अंदर, वो उसका मास है। जैसे एक तकिया है, तकिए के अंदर क्या फील्ड होती है, रुई होती है ना, कॉटन होती है, तो वो उसका मास है। ऐसे ही एक गैस के सिलेंडर में गैस फील्ड होती है, तो वो उसका मास है। और मास क्या है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, वेट जरूर हो सकता है एट द सेंटर ऑफ अर्थ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मास क्या है, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब मास 2 टाइप्स का होता है, इनर्शियल मास और सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास क्या होता है, इट मेजर इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये किसको मेजर करता है, इनर्शिया को। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक बॉडी की वो इनएबिलिटी होती है। अब मैंने एबिलिटी क्यों नहीं कहा, इनएबिलिटी ही होती है, क्यों, देखो इसके नाम में क्या आ रहा है, इनर्ट, INERT, इनर्ट वर्ड आ रहा है ना। इनर्ट का मतलब होता है
एक तरह से आलसीपन, ठीक है। आलसीपन, कैसे आलसीपन, मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, चेयर रखी हुई है, जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं करते, क्या वो अपनी जगह से हिलती है? नहीं हिलती ना। ऐसे ही कोई भी चीज़ मोशन में है, मान लो पंखा ही चल रहा है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी जो उसको फोर्स प्रोवाइड करवा रही है एक्सटर्नल, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, क्या वो फैन बंद हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो यानी कोई भी चीज़ अपनी स्टेट अपने आप चेंज नहीं कर सकती विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। यानी कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। यानी वो उसका एक तरह से आलसीपन ही हो गया ना, ठीक है। तो ये जो इनर्शियल मास है, ये किस चीज़ को मेजर करता है? किसी भी बॉडी के इनर्शिया को, यानी उसकी इनएबिलिटी को। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास को ही हम वेट भी बोल सकते हैं। क्या होता है ग्रेविटेशनल मास? कि जो अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, दैट इज ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। मान लो हमने जो बॉल वाला एग्जांपल लिया था कि हम छत से किसी बॉल को छोड़ते हैं तो किसकी तरफ आती है? अर्थ की तरफ ही आती है ना, अट्रैक्ट होके। तो दैट इज ग्रेविटेशनल मास ऑफ दैट बॉल, कि वो जो अर्थ है उस बॉल को अपनी तरफ कितने फोर्स से, ठीक है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ। लेंथ क्या होती है? मान लो दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, और उसी पॉइंट के ऊपर मैं एक अनदर पॉइंट ड्रॉ कर दूं बी, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसकी लेंथ तो कुछ होगी ही नहीं, पॉइंट के ऊपर पॉइंट है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि लेंथ क्या होती है? कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, कि कोई भी दो अलग अलग पॉइंट ए और बी और उनके बीच की, यानी एक्सट्रीम एंड्स बोल सकते हैं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सट्रीम एंड्स के बीच जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है ना, दैट इज लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। जैसे एक स्केल है, ठीक है, स्केल हमारे पास होता है नॉर्मली, तो लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं हम? कि एक एंड, ये कैसे सेपरेट होते हैं? जो स्केल्स के डिवीजन होते हैं, एक्सट्रीम एंड्स होते हैं स्केल में दो, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट फिगर में पेंसिल को मेजर कर रखा है, सेकंड में कोई क्रेयॉन है, थर्ड वन इज स्पून, ठीक है, और फोर्थ वन इज कॉम्ब। नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। अब टाइम क्या होता है? तो एल्बर्ट आइंस्टीन द फेमस फिजिसिस्ट, इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, ठीक है। क्या टाइम क्या है? जो एक क्लॉक रीड करे, भाई जो घड़ी बताए वही तो समय है, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। वैसे 1 सेकंड क्या होती है? 1 सेकंड को हम डिस्कस करते हैं। देखो घड़ी में आपने पेंडुलम तो देखा ही होगा। पेंडुलम क्या होता है? एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, और उसके नीचे एक बॉल टाइप की, मतलब बॉल टाइप होता है जिसको हम बोब बोलते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड क्या होता है? कि वो जो बोब है वो एक एक्सट्रीम पोजीशन से लेके दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में, ठीक है, जितना समय लेता है ना, दैट इज 1 सेकंड। और वो जो स्ट्रिंग बता रही हूँ मैं जिससे बोब लटका होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर, ठीक है। तो वो जो टाइम लेता है बोब एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में, दैट इज 1 सेकंड, ठीक है। और जो 1 सेकंड होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 मीन सोलर सेकंड। अब 1 मीन सोलर सेकंड को समझने के लिए हमें 1 सोलर डे समझना पड़ेगा। 1 सोलर डे, देखो अगर सोलर नहीं होता तो सिर्फ ये क्या बचता? 1 डे। और 1 डे, मैं पूछूं कि 1 डे का टाइम इंटरवल कितना होगा, तो मान लो आज के शाम के 6 बजे ले हम, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि एक दिन पूरा कब होगा, तो कल के जब शाम के 6 बजेंगे तभी तो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड डोमिनेट कर रहा है, सोलर, ठीक है। सोलर का मतलब हमें पता है जो सन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो यानी यहाँ पे सन का रोल है। सन का क्या रोल है? कि जब भी सन की प्रेजेंस हो, यानी सन कहाँ पे हो? मेरिडियन पे हो। मेरिडियन का मतलब हम आम भाषा में बोल सकते हैं जब बिल्कुल हमारे सिर की सिधाई में हो, ठीक है। तो सिर की सिधाई में हमारे सन कब होता है? बिल्कुल दोपहर के 12 बजे, ठीक है, नून, एट द नून टाइम। तो 1 सोलर डे कब होगा? टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव नून्स। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है।
कि आज दोपहर के 12 बजे से लेके कल दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम है ना, समय है, दैट इज 1 सोलर डे। अब जो इसकी सोलर डे की लेंथ है वो कितनी होगी, ठीक है, तो वो तो अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमसे कोई ये कह दे कि लेंथ ऑफ सोलर डे एवरेज्ड ओवर एन ईयर, यानी पूरे साल का एवरेज लेके हमें निकालनी हो लेंथ, तो कैसे निकालेंगे? उसको हम बोलेंगे, हमें पता है ना एवरेज को मीन बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मीन सोलर डे। अब देखते हैं कि मीन सोलर डे में कितनी सेकंड्स होती हैं। अब देखो 1 सोलर डे में मैंने बताया कि अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स होते हैं, और अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट, तो 24 इंटू 60 मिनट्स। और इस मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो अब इसको 24 इंटू 60 तो था ही, और मिनट को सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है, तो इसकी 60 सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये ओवरऑल जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 86400 सेकंड्स, ठीक है। तो इतनी सेकंड्स हो जाएंगे किसमें, 1 मीन सोलर डे में। नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। अब देखो हमने यूनिट तो पढ़ ली किसकी, लेंथ की, मास की और टाइम की, ठीक है। अब जो यूनिट्स हैं वो भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखी हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल क्या होता है, मैंने बताया था कि जो अपने आप में कंप्लीट हो, जो किसी से ड्राइव्ड ना हो। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, जो किसी दूसरी से ड्राइव्ड ना हो, ठीक है, अपने आप में कंप्लीट हो, मेन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 टाइप्स की पढ़ेंगे डिटेल में। ऐसे ही ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो किससे ड्राइव हों, इसके नाम में आ रहा है ना ड्राइव, किससे ड्राइव्ड होती हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स से ही ड्राइव्ड होती हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम 4 टाइप के सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस FPS सिस्टम। FPS, अब देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ी है ना, क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो अब हम इन चारों में लेंथ, मास और टाइम की यूनिट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट होती है वो कितनी होती है, फुट, ठीक है, और मास की कितनी होती है, पाउंड, और टाइम की कितनी होती है, सेकेंड। ये प्रीवियस जो अर्लियर टाइम था ना, तब ये वाला सिस्टम मोस्टली यूज करते थे, आपने देखा भी होगा, पैरों से मापते थे, ठीक है, और हथेली से लेके कोहनी तक एक मतलब मेजर करते थे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी यूनिट्स होती थी, तो लेकिन अब ये कन्वीनियंट नहीं है, ये पहले यूज होती थी, तो अब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इस सिस्टम की। नेक्स्ट वन इज CGS सिस्टम। CGS, अब सी यहाँ पे यूज हुआ है सेंटीमीटर के लिए, ये लेंथ की होती है, G ग्राम के लिए जो मास की है यूनिट, और S सेकंड के लिए यूज हुआ है जो टाइम की है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज MKS सिस्टम। MKS, M का मतलब यहाँ पे मीटर से है जो लेंथ की यूनिट है, K का मतलब किलोग्राम से है जो मास की यूनिट है, और S का मतलब सेकंड जो टाइम की यूनिट है। और जो फोर्थ टाइप है वो SI है। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर SI यूनिट्स। तो अब SI का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, ठीक है, यानी वो यूनिट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट की गई हों, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। अब जो फंडामेंटल यूनिट्स की हमने डेफिनेशन की थी, यानी जो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, जो किसी अनदर यूनिट से ड्राइव्ड नहीं होती, ठीक है, उनको हम SI में देखते हैं। तो ये 7 है फंडामेंटल यूनिट्स इन SI सिस्टम। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब इनकी फंडामेंटल यूनिट देखते हैं। मास हमने डिस्कस किया, क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर फील्ड है, ठीक है, उसके कारण उसका मास होगा। तो मास की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। नेक्स्ट वन इज लेंथ क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके 2 एक्सट्रीम एंड्स हैं, यानी जो उसके 2 सिरे हैं उनके बीच डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, दैट इज लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वो क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट उसकी मीटर। नेक्स्ट वन इज
टाइम की ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है। कोई चीज़ गर्म होती है मान लो, तो हम यही कहते हैं ना टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। टेम्परेचर वर्ड तो हम यूज़ करते ही हैं। और ऐसे ही कोई चीज़ ठंडी होती है तो उसका हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कम है। यानी टेम्परेचर वर्ड तो दोनों चीज़ों के आगे यूज़ होगा ही, चाहे वो चीज़ गर्म हो चाहे ठंडी हो। तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है? एक टर्म आती है चार्ज, ठीक है। चार्ज मैंने बताया था क्या, कि चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की जिसके द्वारा वो किसी अनदर बॉडी पे फोर्स लगाता है, ठीक है। चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। तो करंट कब बनता है? जब वो चार्जेस मोशन में आ जाएं। अगर चार्जेस रेस्ट में है तो करंट नहीं होगा, लेकिन जब वही चार्जेस मोशन में आ जाएं तो क्या डेवलप होगा? करंट डेवलप होगा, ठीक है। तो इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? एम्पियर। नेक्स्ट वन इज इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है कैंडला। लेकिन अब इंटेंसिटी होती क्या है? इंटेंसिटी सिंपल क्या होती है? किसी भी चीज़ की ब्राइटनेस। मान लो एक 0 पावर का बल्ब होता है, ठीक है, और एक हम ये जो एलईडी वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपसे कहें कि इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, मतलब ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा है, ठीक है, तो CFL या एलईडी की बताओगे, ठीक है, 0 पावर बल्ब के कंपैरिजन में। तो ब्राइटनेस ही क्या होती है? इंटेंसिटी। और इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है? कैंडेला। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या पढ़ा था हमने? एक तरह से मास होता है ना, लेकिन यहाँ पे अमाउंट से है, और अमाउंट को हम किस में मेजर करते हैं? मोल में। आगे इनकी सिंबल्स दे रखे हैं, ठीक है, कि किस यूनिट को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। किलोग्राम को हम kg से, ठीक है, मीटर को स्मॉल m से, सेकंड को स्मॉल s से, केल्विन को K से, एम्पियर को A से, कैंडेला को CD से, और मोल को MOL से, मोल से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ड्राइव्ड यूनिट्स। अब ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं? जो किसी से ड्राइव हो, ठीक है, यानी जो अपने आप में कंप्लीट ना हो। जैसे स्पीड है, ठीक है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड वही तो होती है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में, ठीक है। एक तो आप मान लो 5 मिनट में 1 मीटर कवर करो डिस्टेंस, ठीक है, और उसी 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करो, तो ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ना कि कितना टाइम लिया और कितनी डिस्टेंस कवर की। तो कहने का यहाँ क्या मतलब है कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम यानी फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव्ड होती है। अब यहाँ पे कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स दे रखे हैं, 2-3 डिस्कस करते हैं हम इनमें से। फोर्स क्या होता है? एन एक्सर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, यानी हम किसी चीज़ को धकेलते हैं या खींचते हैं, वो फोर्स ही होता है। तो ये एक ड्राइव्ड यूनिट होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी जस्ट क्या है, इसकी ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल N। नेक्स्ट वन इज वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क तो आपको पता ही है क्या, कि किसी चीज़ के ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो कुछ डिस्प्लेस हो, यानी अपनी जगह से खिसके सिंपली। और एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर रही है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी। तो यानी एक तरह से एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी एक तरह से इसकी जो यूनिट है वो वर्क जैसी ही होनी चाहिए, तो वर्क जैसी ही होती है, क्या होती है? जूल। और इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं हम? J से। नेक्स्ट वन इज पावर। अब एनर्जी और पावर सुनने में सिमिलर सा लगता है, लेकिन ये अलग अलग टर्म्स हैं। एनर्जी तो होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट, आपको रेट जहाँ भी मिल जाए ना, रेट का मतलब होता है टाइम से, ठीक है। तो पावर यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में वो वर्क कर रही है, ठीक है। और इसकी ड्राइव्ड यूनिट होती है वाट, ठीक है, वाट। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? W से। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्या, कि जिसमें पावर होती है,
ठीक है, चाहे वो पॉलिटिशियन लगा लो, ठीक है, कोई भी बड़े ओहदे पे होता है, उसके पास पावर होती है क्या, सबकी वाट लगाने की, ठीक है। ये फिर रह गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स। ये अगर मैं डिफाइन करूंगी तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, तो इस इनसे रिलेटेड जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना डिटेल में, ठीक है, तब बताती हूँ मैं कैसे आई हैं। वैसे देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट होती है, कैपेसिटी की होती है फैराड, और मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेबर। एडवांटेजेस ऑफ एसआई, जो हमने एसआई सिस्टम पढ़ा है यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, अब इसकी कुछ खासियत होंगी तभी सब ने एक्सेप्ट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन इज एसआई इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। कोहेरेंट, को का मतलब होता है ना सह, मतलब किसी के साथ, ठीक है, मतलब अगर किसी का साथ मिले तो को हेरेंट, ठीक है, यानी किसी से ड्राइव हो। तो यहाँ पे जो एसआई सिस्टम है वो एक कोहेरेंट सिस्टम है। क्या मतलब है यहाँ पे कि हमें पता है ना कि जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो कैसे मिलती हैं हमें, फंडामेंटल यूनिट से। और कैसे, अब जैसे हमने स्पीड का देखा था, हमने जब डिस्टेंस को टाइम को डिवाइड किया था तब मिला था ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है, इनका यूज करके हमें क्या मिल जाती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स मिल जाती हैं। तो एस आई इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सेकेंड वन इज एस आई इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इट असाइंस ओनली वन यूनिट टू बी ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इस रेशनल सिस्टम यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सबके साथ सेम बिहेवियर करता है। कैसे, एनर्जी किसी भी टाइप की हो उसकी यूनिट सेम ही होगी, ठीक है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जूल होती है एसआई यूनिट, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी हो, तो जो एसआई हो एक रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो ये हमारी वीडियो थी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा आपके लिए और नए वीडियोस बनाने के लिए। तो इसलिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।